हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास शोभा यात्रा का भाग 2। तो आइए सुनते हैं। किसी तरह विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा था, पर किए बिना चारा भी तो नहीं था। रात फोन पर ही सूचना मिल गई थी, पर मन ने उसे झुठला दिया था। सुबह से रेडियो, अखबार, लाउड स्पीकर्स सभी उसी दारुण समाचार की पुष्टि कर रहे थे। बाजार बंद हो गए थे, स्कूल में छुट्टी हो गई थी, घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। अनिच्छा से ही सही, पर अंततः उस कठोर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा कि चाचा जी अब नहीं रहे। समाचार इतना अप्रत्याशित था कि सबका स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक ही था। पल भर को मैं भी एकदम जर हो गई थी। फिर जो मुझे रुलाई छूटी, तो उस आवेग में मैंने घर भर को समेट लिया। रात भर माँ और भाभी मेरे पास बैठी मुझे दिलासा देती रही। भैया लोग उनकी गुणगाथा कहते रहे। उनकी बातों का सूत्र पकड़कर चाचा जी की कितनी ही यादें चलचित्र की भांति मन के पर्दे पर घुस गई। पहली बार जब उन्हें देखा था, शायद कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। वे मुख्य अतिथि थे। छाया प्रतिनिधि के रूप में स्वागत मैंने ही किया था। उस समय उन्हें बहुत पास से देखने का अवसर मिला। सफेद चूड़ीदार पाजामा, रेशमी अचकन, सफेद टोपी, रौबदार व्यक्तित्व, गहरे देखती आंखें, लुभावनी हंसी। स्वागत भाषण पढ़ते हुए सचमुच मेरा मन गदगद हो उठा था। 4-5 दिन बाद पता चला, मैंने भी उन्हें कम प्रभावित नहीं किया था। उन दिनों वे अपने पितृहीन भतीजे के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। मुझे उन्होंने समारोह में देखा, सुना और परख लिया। प्रिंसिपल स्वयं उनका प्रस्ताव लेकर बाबूजी के पास आए थे। मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गई थी। उसके बाद उन्हें तब देखा जब मेरी ओली डालने घर पर आए थे। उस समय ठेठ पंडिताओं वेशभूषा में थे, फिर भी अपने सौम्य और भव्य व्यक्तित्व के कारण सब रिश्तेदारों में अलग लग रहे थे। मेरे विवाह का आयोजन तो बहुत ही भव्य पैमाने पर हुआ था। उस ताम झाम को संभालना बाबूजी के बस की बात नहीं थी। यह तो चाचा जी का सौजन्य था, शालीनता थी, जो सब कुछ ठीक से निभ गया। दान दहेज, खान पान, मान सम्मान, रीति रिवाज, किसी भी बात को लेकर चकचक न उन्होंने की न होने दी। ऐसे समझदार समधी के लिए बाबूजी को सबने बधाई दी थी। घर पर होते तो उनकी महानता का एक और पहलू नजर आता। जब भी वे अपने शहर में होते, बंगले पर दरबार लगा रहता। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आते। सफेद बुर्राक, धोती कुर्ता पहने चाचा जी आराम कुर्सी पर लेटे रहते और ध्यान से सबका दुख दर्द सुनते। कभी उन्हें ऊबते, खींचते या चीखते नहीं देखा। इससे अलग भी उनका एक रूप देखा था। कई बार उड़ते उड़ते कानों में भनक पड़ी थी, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। पर उस रात अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। माँ जी के कमरे के नीम अंधेरे से उभरती उनकी उस आकृति को शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। बाबूजी अपने एक मित्र को विदेश यात्रा के लिए विदा करने बंबई गए थे। समाचार सुनते ही दौड़े चले आए। मुझे वहां देखते ही माँ पर बरस पड़े। इतनी भी अकल नहीं आई तुम्हें कि लड़कों के साथ इसे भेज देती? वो तो अच्छा हुआ जो मैं घर चला आया। अगर सीधे वहां पहुंच गया होता तो कितनी फजीहत होती। माँ चुप करके रह गई। कैसे बताती कि उन्होंने तो जबी दबी जवान से 2-4 बार कहा भी था, पर मैं ही अनसुनी कर गई थी। पर बाबूजी को चैन कहाँ। मुश्किल से 1-2 घंटा विश्राम किया होगा और मेरे कमरे में आ गए। बिटिया, तैयारी कर लो, हमें चलना होगा। बाबूजी, क्या सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझे वहां जाने के लिए कह सकते हैं?
मैंने इसलिए अब तक पहल नहीं की थी बेटे। मैं सोचने के लिए कुछ समय चाहता था, पर ईश्वर ने जरा भी मोहलत नहीं दी। अब अगर इस प्रसंग पर वहां नहीं जाओगी तो शायद फिर कभी न जा पाओगी। नहीं जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है बेटे, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं जाओगी तो एक तरह से मनोज के आरोपों का समर्थन ही करोगी। दूसरे, कहिए ना, चुप क्यों हो गए आप? यहां रहूंगी तो सब पर भार बन जाऊंगी, यही ना? नहीं बंधु, ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य तो दी है, तुम्हारे जीवन भर के खाने पहनने का प्रबंध कर सकता हूँ। लेकिन बेटी, अगर तुम अपने घर नहीं जाओगी तो अर्चना, कल्पना भी कभी ससुराल का मुंह नहीं देख सकेंगी। जहां भी बात चलेगी तुम्हारा प्रसंग उठे बिना नहीं रहेगा। उनकी शादी से मेरा क्या संबंध है बाबूजी? है, और बहुत गहरा है। वंदना बहुत कायर है। हम और हमारी कौम उचित अनुचित किसी तरह का विद्रोह हम नहीं सह सकते। तो फिर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते क्यों हैं? पढ़ाते हैं तो फिर किसी वज्र मूर्ख के साथ उसे ब्याहते क्यों हैं? मैंने तिल मिलाकर पूछा। बाबूजी कुछ देर तक मेरा तमतमाया चेहरा देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी और इसके लिए मैं अपने को कभी माफ नहीं कर सकूंगा बेटे। हर बाप अपनी बेटी को राज रानी बनी देखना चाहता है। इतने संपन्न घराने से तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं मना नहीं कर सका। रही शिक्षा की बात, तो मैं जानता हूँ लक्ष्मी और सरस्वती का कभी मेल नहीं होता। दो भाइयों के बीच एक ही लड़का था। लाड़ दुलार में थोड़ा भटक जाना स्वाभाविक है। फिर डिग्री ही ज्ञान का मापदंड थोड़े ही है। जानता था कि लड़का बहुत ज्यादा सुशिक्षित नहीं है, पर सुसंस्कृत भी नहीं होगा, यह पता नहीं था। मैं तो बस चाचा जी के व्यवहार पर मुग्ध हो गया था, पर उनके संस्कारों का एक शतांश भी उसमें नहीं होगा, यह क्या मालूम था। बाबूजी, इन नेताओं का सौजन्य और इनकी शालीनता भी शायद इमेज बिल्डिंग का एक भाग्य भर होता है। बस, मैंने कसैले स्वर में कहा। होगा बेटे, वह व्यक्ति अब स्वर्गीय है, इसे मत भूलो। 150 किलोमीटर का लंबा सफर जहूर और बड़े भैया अदल बदल कर गाड़ी चला रहे थे। पिछली सीट पर मैं और बाबूजी निशब्द बैठे थे। घर जैसे जैसे पास आ रहा था, मैं एक गहरे अवसाद में डूबती चली जा रही थी। मंजिल जब केवल 25-30 किलोमीटर रह गई तो बड़े भैया ने गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर कहा, बाबूजी, आप कहें तो आपके लिए एक आध कप चाय बनवा लूं? क्योंकि वहां तो। हाँ हाँ बेटे, जरूर जरूर, बाबूजी तपाक से बोले। उन्हें भान हो आया था कि बाकी लोग बहुत बोर हो रहे हैं। बड़े भैया जैसे आदेश की प्रतीक्षा में ही थे। फटाक से दरवाजा बंद किया और जहूर के साथ सामने वाली दुकान में चले गए। वंदना, मैंने चौंक कर देखा। बाबूजी ने मुझे आवाज दी थी, पर कहां से? एक बात याद रखनी होगी बेटे। फिर किसी गहरे कुएं से आवाज आई। क्या? मैंने पूछा। उस रात तुम सीढ़ियों से ही गिरी थी और उसके बाद क्या हुआ तुम्हें याद नहीं? मैं विस्फारित नेत्रों से उन्हें देखती रह गई, पर वे खिड़की के उस पार जाने क्या देख रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने सोचा था घर एकदम सुनसान होगा, इस समय वहां बाहर वाला कोई ना होगा। यही सोचकर बाबूजी ने सुबह चलने का निर्णय लिया था, पर वहां वैसी ही भीड़ भाड़ थी। क्षण भर को यही लगा कि वहां उतने लोगों के बीच चाचा जी ही बैठे हो जैसे, पर वे माँ जी थी। बरामदे में एक तख्त पर वे विराजमान थी और उन्हें घेर कर जाजिम पर पता नहीं कौन कौन बैठे थे।
मुझे आगे करके बाबूजी ने जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखा, वे वहीं से दहाड़ी, वाह पंडित जी, खूब सगुन लेकर आई थी आपकी बिटिया, घर भर को अनाथ कर दिया। और उसके बाद माँ जी बुक्का फाड़ कर रोन उठी। उनके साथ और कितनी ही सिसकियां जुड़ गई थी। रुलाई तो मुझे भी आ गई थी, पर वह बाबूजी के लिए थी। आज इतने सारे लोगों के सामने उन्हें अपमानित किया गया, सिर्फ इसलिए कि वे बेटी के बाप हैं। कोई धीरे से मुझे सहारा देकर भीतर लिवा लाया। वह सुनीता थी। अपने कमरे में लिवा ले गई मुझे। कमरे का निपट एकांत पाते ही हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई। बहुत देर बाद शोक का आवेग कुछ थमा तो उसने उठकर मेरा मुंह धुलवाया। पता नहीं कहाँ से अदरक की गर्मा गर्म चाय लाकर मुझे पिलाई। फिर मेरे गले में बाहें डालकर बोली, भाभी, तुम नहीं थी तो घर में तनिक भी दिल नहीं लगता था। जैसे सारी रौनक अपने साथ समेट कर ले गई थी तुम। अभी देखो ना, मेहमान से घर भरा हुआ है, पर फिर भी इतना सूना लग रहा था। तुम आ गई हो तो सचमुच बड़ा अच्छा लग रहा है। सुनीता, मैंने उसकी चिबुक उठाकर कहा, तुम्हारी इसी एक बात पर मैं जिंदगी भर तुम्हारा आंगन बुहारती रहूंगी। नहीं तो आज सचमुच ऐसा मन हो रहा था कि बाबूजी के साथ उल्टे पैरों लौट जाऊं। इतने सारे लोगों के सामने मेरे बाबूजी का आज ऐसा अपमान हुआ है। और मेरी फिर से हिचकी बंध गई। भाभी, सुनीता ने मुझे सहलाते हुए कहा, अम्मा कुछ भी कहती रहे, पर वे जानती हैं चाचा जी अपनी मौत नहीं मरे। वे क्या, सभी जानते हैं कि किसी की चिंता उन्हें खा गई। किसी के गले में झूलता फांसी का फंदा उनकी मृत्यु का बहाना बन गया। गुड्डी, एक करकती आवाज ने हम दोनों को बुरी तरह चौंका दिया। मैंने सहम कर सिर उठाया तो लगा जैसे माँ जी उनकी कई सीढ़ियां एक साथ उतरकर दरवाजे में आकर खड़ी हो। बात करते समय जरा होश ठिकाने रखा करो अपने। जानती हो 10 तरह के आदमी है घर में इस समय। यही वक्त रह गया है बातें करने का। अंगारों सी दीप दीप करती आंखों की तरफ मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। डांट डपट कर वे चली गई। फिर उसके बाद भी बड़ी देर तक मैं हतबुद्धि सी उस ओर देखती रही। बड़ी दीदी हैं, सुनीता ने बताया। कब आई? कल रात को। सुनकर थोड़ी शर्म सी आई। वे उतनी दूर कुवैत से आकर भी मुझसे पहले पहुंच गई और मैं सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थी, फिर भी आज पहुंच रही हूं। थोड़ी हैरत भी हुई। इकलौते भाई की शादी में भी अपना आना टाल गई थी दीदी, पर चाचा जी की मृत्यु पर किस तत्परता से आ पहुंची हैं। इस तत्परता का मर्म जानने देर न लगी। आई थी उसी दिन से उन्होंने माँ को, भाई को कुरेदना शुरू कर दिया था। वे बार बार याद दिला रही थी, वसीयत वगैरह का कुछ चक्कर हो तो जल्दी निपटा लो। 13वीं के बाद फिर मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी। इतनी दूर आई हूं तो 2-4 दिन ससुराल में भी रहना होगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर चाचा जी ने सबकी आशाओं पर तुषारापात कर दिया। पता नहीं लोगों ने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी, पर सबके चेहरे लटक गए। इलाहाबाद से उनका अटर्नी आया था। बड़े हॉल में सबको एकत्र करके वह लंबा चौड़ा वक्तव्य सुनाया गया। सबसे पहले उल्लेख था शहर में स्थित पुश्तैनी मकान का। इसमें 3 दुकानें और 2 किराएदार थे। यह मकान उनके नाम कर दिया गया था। वैसे भी होता है, शहर से दूर बनी यह आलीशान कोठी माँ जी के नाम थी। साथ ही 10,000 की रकम भी। दोनों बड़ी लड़कियों को और बहू को, अर्थात मुझे 5-5 हजार मिलने थे। सुनीता के नाम 20,000 फिक्स डिपॉजिट में थे, जिन्हें उसकी शादी के समय ही हाथ लगाया जा सकता था।
चाचा जी नौकरों चाकरों को भी नहीं भूले थे, सभी को कुछ न कुछ दे गए थे। बहू को, राम संजीवन कक्का की पत्नी को तो बैंक से 100 रुपए महीने की पेंशन बांध गए थे। आउट हाउस की उनकी कोठरी भी उसके नाम कर दी गई थी। शेष सारी चल अचल संपत्ति जो चाचा जी की स्वार्जित थी, उनकी पत्नी को दी गई थी। चाची जी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार उनके भाई के बेटों को दिया गया था। एक अजीब से माहौल में दम साधे सब लोग सुन रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया सबकी भिन्न भिन्न थी। अपने भाग्य का निर्णय सुनते ही दीदी एकदम उठ खड़ी हुई और तमक कर बाहर निकल गई। जीजाजी भी उनके पीछे पीछे खिसक लिए। छोटी दीदी उसी तरह सिर झुकाकर बैठी रही। माँ जी का चेहरा बर्फ की तरह सफेद और सख्त पड़ गया था। उनके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। कई बार तो ऐसा तमतमा उठता कि डर होता कहीं कुछ ना कर बैठे। अनपढ़ सेवक वर्ग को वह कानूनी भाषा जरा भी पल्ले नहीं पड़ी थी, पर बाद में जब उन्हें बताया गया तो सब लोग स्वर्गवासी मालिक को दुआ देते हुए गए। बहू तो एकदम बुक्का फाड़ कर रो उठी। उसका करुण विलाप सुना नहीं जा रहा था। पता नहीं वह अपने स्वर्गीय स्वामी की सहृदयता के प्रति कृतज्ञता थी या दिवंगत पति के विछोह की पीड़ा। बड़ी दीदी ने बाद में भी तूफान मचाया। बोली, इतना रुपया तो मैं हर महीने नौकरों में बांट देती हूँ। अच्छी किरकिरी की है मेरी। ससुराल में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी समझ में नहीं आता कि जिसके पास इतना सब कुछ है उसे इतनी लालसा क्यों? चाचा जी ने जो दिया उसे आशीर्वाद समझकर रख लेती। उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने का क्या तुक थी? सुनीता ने तो कहा, दीदी मैं स्टाम्प पेपर पर लिख देती हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे हिस्से की रकम तुम दोनों आधी आधी बांट लेना। माँ जी भी तरह तरह से समझाती रही, पर दीदी को मनाया नहीं जा सका। वे उसी उखरे मूड में विदा हुई। उनके जाते ही माँ जी का सारा गुस्सा चाचा जी की ससुराल वालों पर पड़ा। बोली, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया था ससुरों ने। जिंदगी भर तो लाला ने उनकी चौखट पर पांव नहीं दिया और मरते समय सब कुछ उसी भट्टी में झोंक दिया। ये दांत पीस कर बोले, लिख देने से क्या होता है? खेत में एक दाना भी उगा कर तो देख ले कोई। लेकिन सुनीता खुश थी। बोली, अच्छा ही हुआ, कम से कम मरते समय तो चाचा जी अपने अन्याय का परिमार्जन कर गए। जीवन भर पत्नी को अपने अधिकारों से वंचित रखा उन्होंने। पीहर में आश्रितों का सा जीवन बिताने को मजबूर किया। सारे पापों का प्रायश्चित इस मृत्यु पत्र ने कर दिया। सुनीता, उनकी ससुराल से कोई नहीं आया? कम से कम चाची को तो तेरहवीं पर आना चाहिए था। क्यों आती भला? जिनके जीते जी यहां नहीं रह सकी, अब क्या उनका बड़ा खीर खाने यहां आती? वैसे वो ठीक तो है ना? सुना था पागल है। भाभी, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों के सामने रास लीला रचाएगा तो तुम भी पागल हो जाओगी। सुनीता, सच सुनीता, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर की लड़की नहीं हूं, यही ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है भाभी। बचपन में सब मुझे चिढ़ाया करते थे कि तुझे नदी किनारे से उठाकर लाए हैं। कभी कहते जामुन वाली से पसेरी भर आटा देकर खरीदा है। काश यही सच होता भाभी, तब इतनी आत्मग्लानि तो न होती। अपने से ही आंखें मिलाते हुए शर्म तो न आती। किसी एक व्यक्ति के अभाव में घर का सूना हो जाना कितना अटपटा लगता है। इस पर चाचा जी तो अक्सर बाहर ही रहते थे। महीने में मुश्किल से 2-4 दिन वे घर पर ठहर पाते थे। कभी कभी तो अभी नहीं। फिर भी उनके जाते ही लगा जैसे घर की छत उड़ गई है और हम लोग निपट चौरे में आ गए हैं। घर में यह बदलाव तो फिर भी बहुत धीरे धीरे आया था। लोगों के चेहरे लेकिन बहुत जल्द बदलने लगे थे। बरसों जो दुकानदार पैसे की बात नहीं करते थे, अब सामान के साथ बित नथी करके भेजने लगे। जो लोग सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे, वे धड़ल्ले से आकर सोफे पर बैठने लगे। जो सरकारी अधिकारी सुबह शाम माँ जी के दरबार में हाजिरी बजा लाते थे,
उनसे मिलने के लिए अब समय मांगना पड़ता था। जिनके यहाँ से नित्य प्रति भेंट पूजा आती थी, अब उनके यहाँ डाली भेजने की नौबत आ गई। सरकारी गाड़ी का सुख तो मिनिस्ट्री के साथ समाप्त हो ही गया था, पर वैसे भी उस गाड़ी से घर को कोई सरोकार नहीं था। वह तो चाचा जी के साथ ही आती जाती थी। लेकिन उन दिनों जिले भर की गाड़ियों पर अपना हक था। किसी को अस्पताल जाना हो, सिनेमा देखना हो, स्टेशन पहुंचाना हो या किसी रम्य स्थान पर पिकनिक मनानी हो, बस फोन करने भर की देर थी। मजाल नहीं था कि कोई मना कर दे। सरकारी जीप उपलब्ध न हुई तो भाई लोग अपनी कार भेज देते थे। अब वे ले देकर वही एक मोटरसाइकिल रह गई थी। उसमें भी कभी अपने पैसों से पेट्रोल नहीं डलवाया था। पेट्रोल के पैसे देना, होटल का बिल चुकाना और सिनेमा के टिकट खरीदना, ये तीनों बातें इनकी आचार संहिता में नहीं थी। बदलती परिस्थितियों में अपना पुराना रौब दाब बनाए रखना इनके लिए कठिन हो गया था। इसलिए यथासंभव घर पर ही बने रहते। चले भी जाते तो लौटने तक माँ जी व्यग्र बनी रहती। इनके लड़ने भिड़ने के शौक से परिचित जो थी। घर में एक नौकर था, जगदीश। गरीब ब्राह्मण का लड़का था। पिछले चुनाव के समय जब चाचा जी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, तो उसके पिता ने अपना यह 8वीं पास लड़का चाचा जी के चरणों में डाल दिया था। सोचा था जिंदगी बन जाएगी। चाचा जी भी उसे आगे पढ़ाने का आश्वासन देकर साथ ले आए थे। आते ही उन्होंने अपनी अमानत माँ जी के सुपुर्द कर दी थी और अपनी व्यस्तताओं में उस बात को भूल गए थे। तब से यह लड़का घर का अभिन्न अंग बन गया था। 50-60 रुपए के वेतन पर वह दिन भर काम में जुटा रहता और बचा खुचा खाकर सोच रहता। चाचा जी की मृत्यु के 2-1 महीने बाद वह एकाएक गायब हो गया। उसके बाद एक दिन ये पास के कस्बे में किसी अधिकारी से मिलने गए थे। वहां देखा अस्थायी कर्मचारी के रूप में जगदीश जी बंगले पर ड्यूटी जमा रहे थे। शायद उसने ढंग से नमस्ते भी नहीं की थी। घर आकर इन्होंने इतनी गालियां निकाली। यह तो होना ही था। सुनीता मुझसे बोली, ब्राह्मण का लड़का था, सरकारी नौकरी का लालच देकर उसे बरसों घर में बांध रखा था। क्या क्या काम नहीं करवाया उससे, गाली के सिवाय कभी बात नहीं की। एक बार नौकरी छोड़कर भाग गया था तो चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पकड़ मंगवाया था। थाने पर खूब कुटम्मस करवाकर फिर खुद ही जमानत पर छुड़ा लाए थे। तब से असहाय गूंगे पशु की तरह ओसारे में पड़ा रहता था बेचारा। बेबस की हाय कभी खाली नहीं जाती। जगदीश के श्राप जरूर व्यापेंगे इन्हें। पता नहीं किसके श्राप लगे थे, पर उस सार्वभौम सत्ता को सचमुच ग्रहण लग गया था। सत्ता का, अधिकार का मद धीरे धीरे उतर रहा था और वह प्रक्रिया बहुत कष्टदायक थी। बदली हुई परिस्थितियों की सबसे कड़ी मार मुझ पर ही पड़ी। शादी को साल भर हो चला था। इतने दिनों तो घर में मेरा अस्तित्व केवल शोकेस में रखी गुड़िया जैसी ही था। घर के किसी काम में मेरा दखल नहीं था। रसोई की तरफ तो मैंने झांका भी नहीं था। वहां 24 घंटे छोटी दीदी छाई रहती थी। अपने लिए एक कप चाय भी बनाकर पीने की मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी। पर इन दिनों दीदी का मन वहां से उचटने लगा था। रसोई घर से उनके लगाव का मुख्य कारण जीजा जी थे। उन्हीं के लिए ये दिन रात वहां खटती रहती, नाना प्रकार के व्यंजन बनाया करती। परंतु आय का मूल स्रोत सूखते ही जीजा जी घर के सबसे फालतू जीव हो गए। 2-1 बार साले बहनोई में अच्छी खासी झड़प भी हो गई। बहुत दिनों से मन में पल रही नफरत उभर कर एकदम सतह पर आ गई। दीदी के संवेदनशील मस्तिष्क ने उस संकेत को समझने में गलती नहीं की। एक शुभ दिन वे बिना किसी चीख पुकार के अपने पति और बच्चों को लेकर गांव लौट गई। मुझे दुख तो यह हुआ कि माँ जी ने झूठ मूठ भी उन्हें रोकने का, मनाने का प्रयास नहीं किया।
बड़ी दीदी के सामने बिछ बिछ गई थी माँ, पर छोटी दीदी के प्रस्थान के समय इतनी तटस्थ हो गई थी कि देखकर आश्चर्य होता था। सुनीता ने कभी बताया था कि दीदी का ब्याह एक एग्रीमेंट था, अनुबंधन था। दीदी का गांव चाचा जी के चुनाव क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव था। जीजा जी का परिवार गांव का सबसे संपन्न परिवार था। पास पड़ोस के गांव में भी उन लोगों की धाक थी, प्रतिष्ठा थी। उस क्षेत्र में जीतने के लिए इन लोगों का समर्थन बहुत आवश्यक था। चाचा जी के अनुरोध पर उन लोगों ने सहयोग और समर्थन देना तो स्वीकार कर लिया, पर बदले में अपने मिर्गी के मरीज पुत्र के लिए दीदी को मांग लिया। कुशल रणनीतिज्ञ थे चाचा जी। दोस्ती पर संबंधों की मुहर लगाने के लिए उन्होंने भी यह रिश्ता मंजूर कर लिया। आने वाले हर चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। दीदी कुछ दिनों तक तो ससुराल में बनी रही, पर वहां उन्हें बड़ी उपेक्षा झेलनी पड़ी। पति अस्वस्थ तो थे ही, आलसी और अकर्मण्य भी थे। उनके प्रति सबका जो भी दृष्टिकोण रहा हो, वह बाहर पता नहीं चलता था, पर अंतःपुर में बड़ी खुसुर पुसुर होती थी। संयुक्त परिवारों में हमेशा यही होता है, संबंधों में दरार हो तब भी ऊपरी सतह वैसी ही चिकनी सपाट बनी रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर खाई बढ़ती रहती है। जिसे यह भुगतना पड़ता है वही इस दर्द को जानता है। उस घुटन को दीदी बहुत दिनों तक झेल नहीं सकी और पढ़ाई का बहाना बनाकर पति के साथ अपने घर लौट आई। ससुराल में उनका रिश्ता केवल गमी और खुशी में जाने भर का रहा। उतने से रिश्ते के बल पर वे यहाँ भी सिर ऊंचा किए रही। एक बार उपेक्षा का अवमानना का करवा घूट पीने के कारण वे संभल गई थी, इसलिए माँ के घर भी चौकन्नी बनी रही। जीजा जी का उन्होंने कभी अपमान नहीं होने दिया। उनकी सेवा का सारा भार स्वयं उठाकर उन्होंने कभी किसी को तुनकने या बुनबुनाने का अवसर नहीं दिया। दीदी को बहुत जल्दी यह एहसास हो गया कि सारे अनुबंध चाचा जी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए हैं। एक बार जान लेने पर उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और ससुराल लौट गई। उनके जाते ही घर और भी सुना हो गया। लगा जैसे घर की सारी रौनक अन्नू और रिम्मी, अनुपम और रिमझिम के दम से थी। मुझसे तो दोनों बहुत ही हिले हुए थे। सुनीता के बाद घर में वही दोनों मेरे सबसे ज्यादा अपने थे। दीदी का भी घर में एक सहारा सा था। जीजा जी की परिचर्या से जितना समय बचता वे सब पर स्नेह लुटाया करती थी। उनके रहते कभी उनके महत्व को, ममत्व को जान नहीं पाई, पर उनके जाने के बाद लगा कि स्नेह का, आनंद का एक खजाना सा वे अपने साथ ले गई हैं। दीदी गई और उनके प्रधान कार्य क्षेत्र पर अनचाहे ही मेरा अधिकार हो गया। दीदी की तरह मेरा यह उत्तरदायित्व ऐच्छिक नहीं था, उतना निर्द्वंद भी नहीं। घर की बहू थी मैं। उनके किए को सब लोग सिर माथे लेते थे, सराहते थे। मेरा किया सिर्फ कर्तव्य की श्रेणी में आता था। दीदी सचमुच भाग्यवान थी। उनके समय में घर में संपन्नता थी, प्रचुरता थी। अभाव तो खैर अब भी ऐसा खास नहीं था। घर में अनाज का भंडार था। सुबह शाम भैंसें लगती थी। मौसम की साग सब्जी बगीचे से आ जाती थी। फिर भी कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए बाजार दौड़ना पड़ता है। उसकी व्यवस्था कैसे हो समझ में नहीं आता था। बचपन से तो यही देखा था कि बाबूजी हर महीने एक निश्चित रकम माँ के हाथ में पकड़ा देते थे। भैया लोग कमाने लगे तो उन्होंने भी इसी नियम का पालन किया। पैसे देकर वे लोग चिंता मुक्त हो जाते थे। फिर माँ अपनी सूझबूझ और सुविधा के अनुसार घर चलाया करती थी। उसी के साथ साथ दान पुण्य, तीज त्योहार, लेन देन चलता रहता। बड़े खर्च सब बाबूजी के जिम्मे थे। यह बरसों से एक सुनिश्चित व्यवस्था थी। यहाँ व्यवस्था नाम की चीज ही नदारत थी। घर की मालकिन माँ जी, पर वे अक्सर घर से बाहर रहती थी। वे जितनी देर घर में रहती गहन चिंता में डूबी रहती। उनसे कभी कुछ कहने की हिम्मत ही न पड़ी।
सुनीता सामने होती तो उसे मदद से बनाकर मैं घर खर्च के लिए कुछ मांग लेती। पैसे तो मिल जाते, पर क्यों, किस लिए, जैसे हजारों प्रश्नों की झड़ी लग जाती। पिछली बार के पैसे इतनी जल्दी कैसे उठ गए? इस पर बाकायदा ऑडिट ऑब्जेक्शन आता। पूछने का ढंग इतना बेवाक और धारदार होता कि मैं अपराध बोझ से भर उठती। घर में एक अदद पति देव भी थे, जो इन दिनों अक्सर घर पर ही रहते, पर कभी उनके आगे हाथ फैलाने का मन ही नहीं हुआ। एक गांठ सी मन में पड़ गई थी। बस एक देह धर्म की मजबूरी थी जिसे हम लोग निभा रहे थे, बल्कि मैं तो उसे सजा की तरह भुगत रही थी। मेरे पास कुछ थोड़े से रुपए थे, राखी के, मुंह दिखाई के। घर से चलते समय अक्सर बाबूजी भी कुछ न कुछ पकड़ा ही देते थे। मेरी वह छोटी सी पूंजी बक्से में सुरक्षित रखी रहती थी, पर अब बदलते समय के साथ मेरे पर्स का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा था। कई बार ऐसी व्यवस्था आ जाती कि मुझे ही व्यवस्था करनी पड़ती। तब वह छोटी सी रकम भी मेरे लिए एक सबल बन जाती। उसी के बल पर कई बार मेरा स्वाभिमान सुरक्षित रह सका था। उस दिन भी मैं एकदम आश्वस्त होकर ही ऊपर गई थी। नीचे कहारिन बैठी थी अपनी बिटिया और नाती के साथ। पहलौटी के बेटे को लेकर बिटिया अरसे बाद पीहर आई थी। मुझे देखने का चाव था, इसलिए माँ के साथ कोठी पर चली आई थी। दुबली पतली, सांवली सी, बड़ी प्यारी लड़की थी वह। इतनी मासूम कि विश्वास ही न हो रहा था कि ये उस गुलगोथन ने बच्चे की माँ है। भाभी भाभी कहकर लिपटी रहती थी। एकदम सुनीता जैसी लगी मुझे। वे लोग चलने को हुए तो मुझे चिंता हुई। मेरा मन तो अपनी इस मुंह बोली ननद को एक साड़ी देने को हो रहा था। माँ के यहाँ यही सब देखा था। नौकरानी भी पहली बार बच्चे को लेकर आती तो माँ कपड़े से, नारियल से, गुड़ और चावल से उसकी गोद भरती, रुपए देती सो अलग। इस घर का क्या रिवाज है मुझे पता नहीं था। नया कुछ करने का साहस नहीं था। माँ जी और सुनीता दोनों ही घर पर नहीं थी। मैंने सोचा लड़की तो अभी रहेगी, उसके लिए बाद में भी सोचा जा सकता है, पर बच्चा तो पहली बार आया है, उसे खाली हाथ कैसे भेज दूं? उन्हें रुकने के लिए कहकर मैं ऊपर आई। जल्दी से ताला खोलकर पर्स निकाला, चेन खींचकर अंदर हाथ डाला तो धक से रह गई। अंदर एक मुड़ा तुड़ा 2 का नोट और कुछ सिक्के पड़े थे, बस। दोनों हाथों से कसकर पर्स पकड़े हुए मैं कितनी देर पत्थर सी खड़ी रह गई। कोई कारू का खजाना तो नहीं था मेरे पास। एक छोटी सी पूंजी थी जिसमें खुले हाथों खर्च कर रही थी। कहाँ तक साथ देती। बाहर के कमरे में कर्कश स्वर में रेडियो बज रहा था। ये आराम कुर्सी में धंसे उसका आनंद ले रहे थे। बहुत कोफ्त हुई मुझे। यहाँ मैं तिल तिल कर घर के लिए खट रही हूँ और यह आदमी मजे से बैठा सिगरेट फूंक रहा है, संगीत सुन रहा है। तैश में आकर मैंने रेडियो बंद किया और कहा, एक 10 का नोट दीजिएगा जरा। वे शायद इस व्यवधान से बहुत खुश नहीं हुए। कसैले स्वर में बोले, क्यों, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कौशल्या काकी अपने नाती को लेकर आई है, उसे देना है। कहारिन के नाती को 10 रुपए दोगी तुम? बड़ी धन्ना सेठ हो। इसमें धन्ना सेठ होने की क्या बात है? यह तो व्यवहार है, सभी के यहाँ होता है। होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। अपने बाप के घर से लेकर आई थी जो यहाँ रुपए लुटा रही हो। मैं दंग रह गई। क्या किसी शरीफ घर में इस तरह की भाषा बोली जाती है? क्या हम झुग्गी झोपड़ी वालों से भी बदतर हो गए हैं? आवेश में आकर मैंने उसी लहजे में कहा, बाप के यहाँ से तो 30,000 लेकर आई थी, पर कभी 20 पैसे भी मुझे देखने को नहीं मिले। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नीचे चली आई मैं। 2 का नोट बच्चे के हाथ में पकड़ाते हुए मन भारी हो आया था। क्या होते हैं आजकल 2 रुपए? एक नारियल भी नहीं आता उतने में। 10-12 दिन तक ये मुझसे खींचे खींचे रहे। मैंने भी मनाने की कोई कोशिश नहीं की।
इस व्यक्ति से अपना कोई संबंध है, यह याद करना भी मेरे लिए कष्टकारक था। फिर एक दिन दोपहर में ये अनायास ही मेरे पास आकर बैठ गए। बड़े सहज भाव से मेरे हाथ की किताब लेकर इन्होंने पढ़े रख दी और बोले, कहिए, आजकल आपकी ननद रानी के साथ कैसी छन रही है? खूब छन रही है। क्यों? मैंने अचरज से पूछा। ये फोटो दिखानी थी। मैंने फोटो देखी, मन प्रसन्न हो गया। सुनीता के लिए ऐसे ही सुदर्शन वर की मैंने कामना की थी। अच्छा भी लगा। मेरी न सही, इन्हें बहन की चिंता तो है। कम से कम याद तो है कि चाचा जी के बाद यह उत्तरदायित्व अब हमें ही निभाना है। सुनीता भी देर तक उस मनमोहनी छवि को निहारती रही। अब देखती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? मैंने टोका। अब कहने को क्या है? अरे वाह, एकदम गूंगे का गुर हो गया। पर मेरी इस चुटकी को अनसुना करते हुए उसने संजीदगी से कहा, इसका मतलब है भैया चुनाव लड़कर ही रहेंगे? क्या बकवास है, मैंने खींच कर कहा। हर बात में राजनीति, इससे परे क्या कुछ तुम लोग सोच नहीं सकते? यह बकवास नहीं है भाभी, हकीकत है। अगले महीने उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए भैया बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, पर अब तक टिकट के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका है। चाचा जी की सीट प्रतिष्ठा वाली सीट थी, पार्टी उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। होगा, लेकिन चुनाव का तुमसे क्या संबंध है? मुझसे न सही, इन श्रीमान जी से तो है। इन्हें टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है, इसलिए मेरा चारा डालकर इन्हें फुसलाया जा रहा है। सुनकर सन रह गई मैं। पूछा, जानती हो इन्हें? बहुत अच्छी तरह। भैया के पुराने प्रतिद्वंदी है। 4 साल तक कॉलेज में दोनों की खूब ठनी रही। तुम्हारे भैया 4 साल कॉलेज में पढ़ चुके हैं? पढ़ने लिखने का मैं नहीं जानती, 4 साल तक कॉलेज जरूर गए हैं। 2-2 साल आर्ट्स और साइंस दोनों के गलियारों में घूम घाम कर चले आए। और ये महाशय एमएससी एलएलबी हैं। एमएससी में तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इस समय वार रूम और राजनीति के उभरते सितारे हैं। अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाए तो भैया उनसे जीत नहीं सकते। लेकिन सुनीता, अभी तो तुमने बताया कि कॉलेज में तुम्हारे भैया के कट्टर प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। अब तुम्हारे लिए उन्हीं की चौखट पर जाएंगे, उनके पैर पूजेंगे? यह बात तो गले नहीं उतरी, उतरेगी भी नहीं, क्योंकि यह राजनीति है और राजनीति आपकी समझ से परे है। राजनीति का पहला पार्ट है अपने विरोधियों को गले लगा। क्यों? इससे अहंकार का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। सन्यासी को सबसे पहले किस बात की दीक्षा दी जाती है जानती हैं? भिक्षावृत्ति की। इससे उदर पूर्ति तो खैर होती ही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अहम भाव जलकर खाक हो जाता है। राजनीति भी तो एक तरह से राज संन्यास ही है, इसलिए इसका घोष वाक्य है, अपने प्रतिद्वंदी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, उसे गले लगाओ। इससे भी काम न बने तो पैर पकड़ लो। एक बार स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर फिर भले ही अंगूठा दिखा दो। बस कीजिए पंडित जी महाराज, अपना प्रवचन। हमें नहीं सीखनी है आपकी राजनीति। हम तो इतना जानते हैं कि आपके भैया ने आपके लिए जो वर चुना है वह लाखों में एक है। ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? हाँ, सो तो है, उसने सपाट स्वर में कहा। फिर आलती पालती मारकर प्रार्थना की मुद्रा में बैठ गई और गाने लगी। महादेव अवगुण भवन, विघ्नु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि सन काम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अरे वाह रे मेरी गौरा पार्वती, मैंने उसकी बलैया लेते हुए कहा, हमें हवा भी न लगने दी। वह फोटो अब एकदम अप्रासंगिक लग उठा था। बहुत डर रही थी मैं कि ये पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी, पर ये इतने व्यस्त थे कि कुछ कहने सुनने का समय ही न मिला।
फोटो भी मेरे पास ही रखा रह गया। मैंने जानबूझकर लौटाया नहीं, अच्छा ही था जो प्रसंग अपने आप दब गया था। मैंने दोबारा उठाने की चेष्टा नहीं की। घर में उन दिनों गहमा गहमी थी। पंडितों की, ज्योतिषियों की बैठक लगी रहती थी। कुंडलियां परखी जा रही थी, मुहूर्त निकाले जा रहे थे। माँ बेटे दोनों दिन भर हाथ बांधे सेवा में तत्पर खड़े रहते। मेरा भी सारा दिन नीचे रसोई में ही बीतता। किसी के लिए दूध गर्म हो रहा है तो किसी की चाय बन रही है। कोई फलाहार करेगा तो किसी को नाश्ता चाहिए। अमुक के लिए अलोना खाना बनेगा, अमुक जी बैंगन की सब्जी नहीं खाएंगे। ऊपर से आदेश आते, उन्हें पूरा करते करते मैं हाफ उठती। मेरी समझ में तो ये सारी चुनाव की पूर्व तैयारी थी। फिर अचानक मुझे उन लोगों की बातचीत में फलदान, बरीक्षा, मिथुन लग्न जैसे परिभाषित शब्द भी सुनाई देने लगे। मेरा माथा ठनका। उस दिन बाजार से बड़े बड़े थाल आए थे, तो गोविंदी ने ही मुझे बताया था कि 19 तारीख को बरीक्षा चढ़ रही है। उन दिनों इनके दर्शन दुर्लभ हो रहे थे। फिर भी किसी तरह इन्हें अकेले में घेर कर मैंने पूछ ही लिया, सुनीता की शादी तय हो गई है? हाँ। मुझे बताया भी नहीं। क्यों? तुमसे पूछकर ही तय करनी थी क्या? नहीं, लेकिन घर की बात मुझे नौकर चाकरों से पता चले, यह भी तो ठीक नहीं। मेरी खैर कोई बात नहीं है, पर सुनीता से तो पूछ लिया होता। हमें तो उतनी अकल नहीं आई, अब तुम पूछ लेना। उनके स्वर में व्यंग था, उपहास था। फिर भी मैं भागी भागी सुनीता के कमरे में गई। देवी जी मजे से किसी पत्रिका से कोटेशन उतारने में मगन थी। उसे यह खपती था कि जहां कोई अच्छा सा वाक्य या कविता की पंक्ति या शेर देखती, झट कापी में उतार लेती। ऐसी ऐसी 4 कापियां भर ली थी उसने। उसकी तल्लीनता देखते ही बनती थी। मैंने सोचा, कितनी कुशाग्र बुद्धि वाली है यह लड़की, हर बात की तह तक पहुंचकर दम लेती है। फिर एकदम ख्याल आया, जो बात मैंने नौकरों चाकरों की बातचीत से जान ली, उसकी भनक क्या इसके कानों तक न पहुंची होगी? यह तो बेरोक टोक घर में घूमती रहती है, इसे कौन सी बात छिपी रह सकती है? टोह लेने के लिए मैंने पुकारा, बधाई हो गौरा पार्वती जी। किस बात की? उसने लिखना जारी रखते हुए पूछा। आपकी शादी के बाजे बजने ही वाले हैं। यह तो पुरानी बात हुई। मैंने सोचा कुछ नई खबर होगी। मैं देखती रह गई, क्या है इस लड़की के मन में। उस दिन मैंने पूछा था, हमें बताओगी नहीं? कौन है तुम्हारे भोलेनाथ? तब बड़ी अदा से बोली थी, तुम्हें न बताएंगे सखी तो किसे बताएंगे? तुम ही तो हमें इस कारागार से मुक्ति दिलाओगी। और अब कितने निर्लिप्त भाव से कह रही है, यह तो पुरानी बात हुई। बैठो ना भाभी। न बाबा, बैठने की फुर्सत यहाँ किसे है? मैं तो बस बधाई देने चली आई थी। अभी अभी खबर मिली तो मैंने सोचा लगे हाथ यह शुभ कार्य भी निपटा दूं। नाराज हो? कौन, मैं? अरे नहीं, नाराज वाराज क्यों होने लगी, बस थोड़ा सा दुख हो रहा है, सो भी तुम्हारे भोलेनाथ के लिए। और मेरे लिए? सिर्फ हंस दी मैं, कहा कुछ नहीं। भाभी, तुमने इतिहास पढ़ा है? हाँ, बीए में विषय था मेरा। तो तुमने यह भी जरूर पढ़ लिया होगा कि पुराने राजा लोग लड़ाइयाँ तो खुद लड़ते थे, पर जब संधि करने की नौबत आती तो अपनी कन्याओं को संधि पत्र का मसौदा बना लेते थे। हम लोग भी तो किसी राजकन्या से कम नहीं है। जब उन लोग जैसा ऐश्वर्य भोगा है तो अभिशाप भी भुगतना ही होगा। मैं चुप। जानती हो भाभी, अम्मा इस चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। तुम भी तो लगा रही हो। मेरे हिस्से का त्याग मुझे भी करना ही था। कुछ कर्ज होते हैं भाभी, जो कुछ चुकाने ही पड़ते हैं। जैसे छोटी दीदी ने चुकाया था। हाँ, जैसे छोटी दीदी ने चुकाया था, जैसे बड़ी दीदी ने चुकाया था। मात्र 14 वर्ष की थी बड़ी दीदी
और 28 साल के दूल्हे से ब्याह दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि उनके ससुर तब यहाँ कलेक्टर थे। कभी कोई ऊंच नीच हो जाए तो सरकारी अमले में अपना भी कोई आदमी हो, इसी उद्देश्य से यह रिश्ता हुआ था। छोटी दीदी ने तो अपने भाग्य के लेखे को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। बड़ी दीदी उसका प्रतिशोध सबसे लेती फिरती हैं। तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी ये मैं कैसे बता दूं, वक्त ही बताएगा। उसे वक्त के आगे यूं घुटने टेकते देखकर मन जाने कैसा हो आया। मैंने अपने आप को समझाया भी कि वंदना जी, इसमें इतना दुख या आश्चर्य करने जैसा क्या है? यह कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है। सभी हिंदुस्तानी लड़कियां इस तरह के समझौते करती हैं, तुमने भी तो किया है। इतने घिनौने मिथ आरोप के बावजूद तुम तन मन धन से पति सेवा में जुटी हो कि नहीं? परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। मेरी बात दूसरी थी। मुझ में और आम भारतीय लड़की में कोई अंतर न था, पर सुनीता को मैं सबसे अलग समझती थी। लगता था उसमें एक स्पार्क है, चिंगारी है। वह एक तरह से मेरे व्यक्तित्व की पूरक थी। जो साहस, जो दिलेरी मुझ में नहीं थी, वह उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जो बात मैं सोच कर रह जाती थी, वह धड़ल्ले से कह डालती थी। जो बात मैं सोच भी नहीं सकती थी, वह कर गुजरती थी। इसलिए वह मुझे बहुत अपनी सी लगती थी। जब उसके व्यक्तित्व को आलोकित करने वाला यह वलय हट गया, तो वह दीदी लोगों की मालिका की एक कड़ी भर रह गई। उसे सुनीता जी कहकर पुकारने की इच्छा होने लगी। अपनी चीर परिचित सुनीता के बिना घर एकदम खाली खाली सा लग उठा। कितनी अकेली पड़ गई थी मैं। और एक दिन सुमुहूर्त में इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उसके दूसरे ही दिन धूमधाम से सुनीता की सगाई संपन्न हो गई। चाचा जी की मृत्यु के बाद घर में एक ठहराव सा आ गया था। वह एकदम चहल पहल में भर उठा। अपने अनोखे मृत्यु पत्र के कारण चाचा जी पिछले दिनों सबके कोपभाजन बने हुए थे। ये तो कभी कभी ऐसा वाही तवाही बक देते थे कि सुनते ही संकोच होता था। पर अब उनकी एक बड़ी सी तस्वीर बड़े हॉल में लग गई थी। रोज उस पर ताजे फूलों का हार चढ़ाया जाता, सुबह शाम अगरबत्ती जलाई जाती। उस दिन कलेक्ट्रेट जाते समय इन्होंने पहले वहां मत्था टेका, माँ जी को बाद में प्रणाम किया। उनकी हर बात में अब पूजनीय चाचा जी का उल्लेख जरूर होता। उनका नाम लेते हुए ये श्रद्धा से ऐसे भर उठते कि बस। वैसे भी इनकी भाषा बहुत सौम्य हो गई थी। बात बात में गाली निकालने की आदत तो पुरानी थी, वह आसानी से छूटने वाली नहीं थी, किंतु इसके अतिरिक्त जो कुछ कहते वह शालीन होता था। इनकी बदली हुई भाषा शैली का रहस्य भी मैं जान गई थी। राजशेखर अब नित्य प्रति ही घर पर आने लगे थे। बहुत ही शिष्ट, सुसंस्कृत, हंसमुख युवक थे। बात करने का ढंग ऐसा कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। एक दो बार उन्हें मंच से भी सुनने का अवसर मिला। वाणी के धनी थे। सरस्वती जैसे उनकी जीवा पर नाचती थी। उनकी तुलना में इनका भाषण उबाऊ ही लगता। ये अधिक बोलते भी नहीं थे, पर कुल मिलाकर दोनों का प्रभाव अच्छा पड़ता। दो विरोधी खेमों को एक मंच पर देखकर जनता भी प्रभावित होती। सुनीता ने ठीक कहा था, यह आदमी निर्दलीय भी खड़ा होता तो इनके टक्कर पर भारी पड़ जाती। राजशेखर जब तक घर पर रहते उत्सुक आंखों से टोह लेते रहते। बेचारे को हर बार निराश होना पड़ता। सुनीता कभी सामने नहीं आती। शर्मीली दुल्हन की तरह कमरे में ही बैठी रहती। पुराना रिश्ता यदि कायम होता तो मैं इसी बात को लेकर खूब चुटकी लेती, उन लोगों के मिलने मिलाने की खूब व्यवस्था करती। पर अब उत्साह ही नहीं रह गया था, और फिर समय ही कहाँ रह गया था। चुनाव मैंने अब तक सुना भर था, इतने पास होकर पहली बार देखा। सुबह से घर पर मेला लगा रहता, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग डेरा डाले हुए थे।
कहाँ तो मुझसे नौकरों तक से पर्दा करवाया जाता था, कहाँ अब हर कोई ऐरा गैरा भाभी भाभी कहकर रसोई में घुसा चला आता था। जिनकी शक्ल देखने से घृणा होती थी उनके लिए थाली सजाकर देनी होती थी, हंस हंस कर खिलाना पड़ता था। श्रीमान जी की सख्त ताकीद थी कि कोई नाराज न होने पाए। यही तो उनकी सेना के सिपाही थे। मोर्चे की दारोमदार इन्हीं लोगों पर थी। ये सुबह से अपनी फौज लेकर निकल जाते तो रात गए लौटते, देर हो जाती तो रात गांव में ही टिक जाते। तब माँ जी चिंता के मारे रात भर जागती रह जाती। ये जब भी लौटते पसीने से लथपथ, धूल सने होते, पर चेहरे पर एक संतोष होता, आत्मगौरव का भाव होता। मुझे भी उनका वह धुली धूसरी थका मांदा रूप भाने लगा था। सोचती हूँ शायद हर स्त्री को पति का यह श्रम सिंचित रूप ही सबसे ज्यादा लुभाता है। उन क्षणों में वह केवल पत्नी ही नहीं रहती, माँ बन जाती है। मन में छिपी इस माँ की आंखों से जब उन्हें देखती तो सोचती, हाय कितना खट रहे हैं, ये इतना परिश्रम कर सकते हैं, कभी सोचा भी न था। चाचा जी शायद इस बात को जानते थे, अक्सर कहते, यह लड़का किसी काम का नहीं है, इससे बस चुनाव लड़वा लो। तब उनकी यह बात निराशा की, नाराजगी की परिचायक होती थी। बेचारे सब करके हार गए थे। उन्होंने इनके लिए बरसों पहले एक छोटी सी दाल मिल डाल दी थी, फिर सीमेंट का परमिट दिलवा दिया था। पिछले साल तो गैस की एजेंसी भी खुलवा दी थी, पर इनका मन कहीं नहीं लगा। इन्हीं दुकानों पर चाचा जी के भक्तगण बैठकर माला माल हो गए। छोटी दीदी फिर लौट आई थी, पर इस बार पूरे आत्मसम्मान के साथ। सारी परंपराएं ताक पर रखकर माँ जी खुद उनके गांव गई थी। बेटे को समधी जी के चरणों में डालकर बोली, लाला तो चले गए, अब आप ही घर के बड़े हैं, आप ही को सब देखना है। पर अब दीदी रसोई की तरफ झांकती भी नहीं थी। सारी व्यवस्था अपने आप जो हो रही थी। मिसरानी मौसी थी, गोविंदी थी, फिर भी काम संभालने नहीं संभलता था। दिन भर चाय, दिन भर नाश्ता। दूसरे भी दौर चलते थे, पर उनसे मुझे कोई सरोकार न था। बहू का उन दिनों बड़ा सहारा था। वह 24 घंटों मेरे साथ बनी रहती। पहली बार मैंने अनुभव किया कि चाचा जी कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने बहू को एहसानों से इतना लाद दिया था कि बिना मोल की दासी होकर रह गई थी। चुनाव में गड़े मुर्दे उखाड़ने का खूब प्रयास किया गया। दरबारी की हत्या को फिर से उछाला गया। राम संजीवन काका की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए लोगों ने बहू की खूब घेराबंदी की, पर उसने किसी को हाथ नहीं रखने दिया। बूढ़ी थी, अनपढ़ थी, पर व्यवहार कुशल थी, जानती थी यह चुनावी हमदर्दी है, कल को ये लोग बात भी न पूछेंगे, फिर वह अपनी लगी लगाई क्यों छोड़े। पति की मृत्यु को उसने कर्मों का फल कहकर स्वीकार कर लिया। मंत्रिमंडल के लिए यह जिला जैसे एकदम तीर्थस्थल बन गया था। इतने लोग तो चाचा जी की मृत्यु पर भी नहीं आए थे, जितने श्रद्धांजलि देने अब पहुंचने लगे। बहाना तो सरकारी टूर का होता था, पर उसके मर्म को सब समझते थे। इसलिए सरकारी अमला भी कुछ कुछ प्रभावित, कुछ कुछ आतंकित हो चला था। जो भी मंत्री जिले के सदर मुकाम पर आते, उनकी चाय या एक समय का खाना घर पर अवश्य होता। मंत्री महोदय अपने पूरे लवाजमे के साथ आते, घर भर से उनका परिचय करवाया जाता और वे हमें कृतार्थ करते हुए से खा पी कर चले जाते। सबसे खुशी की बात तो यह हुई कि मुख्यमंत्री स्वयं आशीर्वाद देने के लिए पधारे। वे मुश्किल से 10 मिनट रुके होंगे, पर व्यवस्था ऐसी थी मानो सुनीता की बारात ही आ रही हो। पूरा लॉन शामियाने से ढक गया था। उस दिन रात को सभी लोग थक कर चूर हो गए थे। मैं माँ जी के सिर में तेल डाल रही थी कि ये आंधी की तरह कमरे में घुस आए। अम्मा, कुछ पैसे तो दो। अरे अभी सुबह तो दिए थे। कितने दिए थे? सिर्फ 3,000। उससे होता क्या है, 1,000 रुपये का तो पेट्रोल फूक गया। फिर इतने लोगों का खाना पीना, शामियाने के तो अभी बाकी ही है।
हिसाब बाद में लेना, अभी मेरे पास समय नहीं है। प्रेस से पोस्टर उठाना है, गाड़ी तैयार करिए, रात को ही रवाना कर दूंगा। माँ जी उठी, कमर से चाबी निकालकर अलमारी खोली और नोटों की एक गड्डी इनके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, पूरे 2,000 हैं, गिन लेना, और हिसाब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी बहुरिया को दिखाया करो, इन्हें पता तो चले कि 20,000 इस घर में कै दिन चलते हैं। शर्म से, अपमान से लाल हो आई मैं। माँ जी क्या बात का मैंने बुरा नहीं माना, हिंदुस्तानी सास के लिहाज से यह उलाहना बहुत ही सौम्य था, पर मेरी कही बात इस तरह माँ जी तक पहुंचा देंगे, यह नहीं सोचा था। क्या पति पत्नी के बीच कुछ भी अंतरंग नहीं रहेगा इस घर में? हे ईश्वर, कितना बांधती हूं मैं मन को, कितने जतन से श्री चरणों में लगाने का यत्न करती हूँ, पर एक क्षण में सब मिट्टी हो जाता है। कई दिनों से सुबह शाम ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर इनकी विजय की कामना करती थी मैं, पर लगता है प्रार्थना के वे मंत्र अब कभी मन से फूटेंगे ही नहीं। उनकी जीत मेरी प्रार्थना की मोहताज नहीं थी। पता नहीं कितने ही लोगों की शुभकामना इनके साथ थी। माँ जी ने उनके लिए जाने कितने देवता पूज रखे थे। बहनों ने मनौतियां मानी थी। बाबूजी बतला रहे थे कि माँ ने भी संकट मोचन पर 1.25 मन लड्डुओं का प्रसाद बोला हुआ है। बाबूजी चुनाव के 2-4 दिन पहले ही आ गए थे, साथ में कार्यकर्ताओं के रूप में रिश्ते के भाई भतीजों को भी ले आए थे। मतगणना वाले दिन घर में अजीब सन्नाटा था। सारे पुरुष कलेक्ट्रेट में डेरा डाले हुए थे। माँ जी सुबह से बिना खाए पिए ठाकुर जी के कमरे में बंद हो गई थी। बहनें फोन में कान लगाए बैठी थी। नौकर चाकर अटकलबाजी में व्यस्त थे। फुसफुसाहट वातावरण को और बोझिल बना रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। परिणाम को लेकर मेरे मन में कोई विशेष उत्सुकता नहीं थी कि तनाव, आशंका और दुश्चिंताओं से भरा यह माहौल अब समाप्त हो जाएगा। चुनाव क्या है, एक लंबा चौड़ा नाटक था। सुखांत होगा या दुखांत, बस यही जानना शेष था। उस दिन वोट डालने गई थी। पूरे हाथ भर का बैलेट पेपर था। 14 उम्मीदवार थे। नाई, धोबी, कांची, कहार, सबका प्रतिनिधित्व रिश्ते के एक देवर बता रहे थे कि इनमें से कईयों के पास तो जमानत तक के पैसे नहीं थे। यहीं से व्यवस्था हुई है। बैठने का क्रम तो अंतिम दिन तक चलता रहा। हर एक की अपनी कीमत थी। ये सारी बातें मन को कहीं गहरे कुरेदती थी। इसलिए मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में थी जब यह सारी आपाधापी समाप्त हो जाएगी, हम सामान्य जीवन जी सकेंगे। अपने कमरे में निरुद्देश बैठी थी मैं कि स्कूटर की आवाज आई। खिड़की से झांक कर देखा, राजशेखर थे। मैं उठी और एक सांस में सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गई, और तब मुझे भान हुआ कि उदासीनता का मेरा यह खोल कितना नकली था। बधाई हो भाभी जी, मिठाई खिलाइए। उन्होंने आते ही आवाज बुलंद की। क्या रिजल्ट निकल गया? बस निकला ही समझिए। 60% वोटों की गिनती समाप्त हो चुकी है। ट्रेंड तो उसी से पता चल जाता है। दुश्मन तो कब मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। 4 बजे तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मैं तो भागा भागा इसलिए आया हूं कि यह खुशखबरी सबसे पहले सुनाने का सम्मान मुझे मिले। सचमुच बहुत कृतज्ञ हूं मैं। तब तक सारा घर वहां इकट्ठा हो गया था। माँ जी भी पूजा से उठाई थी। मेरी बात का सिरा पकड़कर बोली, बहू ने ठीक ही कहा है, मुन्ना जीता है तो तुम्हारे दम से, उसके अकेले के बस का नहीं था। अम्मा, हम तो इस अखाड़े के पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। कॉलेज के जमाने में आमने सामने खड़े होते थे, इस बार साथ साथ खड़े हैं। बस जिंदगी भर ऐसे ही साथ निभाना बेटा, माँ जी ने अश्रु विगलित कंठ से कहा। फिर अपनी हीरे जड़ित अंगूठी उतारकर भावी जामाता को हथेली पर रखते हुए बोली, ये मेरा नेग है बेटा, मना मत करना। इसे कहते हैं हौसला अफजाई।
आपकी बहुरिया ने तो एक धन्यवाद देकर टरका दिया था। अब आपके रहते मैं इनाम देते अच्छी लगूंगी। मैंने नम्र स्वर में निवेदन किया तो वे एकदम पलटी और आंखें तरेर कर बोली, कम से कम उसका मुंह तो मीठा करा सकती थी। मैं सकपका कर भीतर भागी। सुबह ठाकुर जी के भोग के लिए ढेर सी मिठाई आई थी, उसी को प्लेट में सजा रही थी कि छोटी दीदी दौड़ी आई। बोली, वंदना, यह सब तो मैं कर लूंगी, तुम जल्दी से जाकर श्रृंगार कर लो, भैया बस आने ही वाले हैं। श्रृंगार किस लिए करूंगी? आरती उतारनी है। तो क्या आरती नहीं उतारोगी? पहला चुनाव जीत कर आ रहा है मेरा वीर, उसका स्वागत नहीं करोगी? उसके बाद जुलूस में भी तो जाना है। जुलूस में? हाँ, विजय जुलूस में। सुनीता पीछे पीछे आ पहुंची थी। मुंह बनाकर बोली, अम्मा भी कभी कभी कमाल कर देती हैं। बताओ, यह कोई रामलीला की सवारी है कि जुगल जोरी बिराज रही है? रथ चला आ रहा है और हम तुम क्या करेंगे दीदी? चंबर डुलाएंगे? ये हमसे क्यों कह रही हो? अम्मा से जाकर कहो ना, उनके सामने तो मुंह नहीं खुलता। दीदी बोली, मुंह तो खूब खुलता है, पर अम्मा आज इतनी खुश हैं कि उनका मूड खराब करने की इच्छा नहीं हुई। चलिए भाभी जी, हाई कमान का हुक्म है, आपको तैयार किया जाए। यानी कि एकदम शोभा यात्रा ही निकलेगी हमारी? बिल्कुल, इसमें कोई शक है? सुनीता कमरे में आते ही मैंने कहा, इस घर के रीति रिवाज समझना सचमुच बहुत कठिन है। कहा तो तुम लोग इतने दकियानूसी हो कि शादी में जयमाला तक नहीं होने दी। इतने अरमान से सहेलियों ने श्रृंगार किया था, 2-2 फोटोग्राफ्स बुलवाए गए थे, और अब शहर में जुलूस निकाला जा रहा है। तुम समझती नहीं हो भाभी, तब तुम किसी की बहू थी, आज एक युवा नेता की, विधायक की पत्नी हो, कल को शायद मंत्री की पत्नी बनोगी। तुम्हें तो अब जनता के बीच ही रहना होगा। मंत्री की पत्नी? सुनीता, सपने देखना तो कोई तुम लोगों से सीखे। हम लोग सिर्फ सपने ही नहीं देखते भाभी, उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। अम्मा की गोट देखो कितनी सही बैठी है, उसने मेरे बाल सुलझाते हुए कहा। अम्मा खूब समझती थी कि चाचा जी की मृत्यु का घाव जब तक हरा है तभी तक उसे भुनाना होगा। जनता की संवेदनाएं भोथरी पड़ने से पहले ही आवाज उठानी होगी। उनका अनुमान कितना सही निकला? हाँ, यह भी एक गणित ही है, नौसिखियों के बस की बात नहीं है, मैंने कहा। मेरे स्वर की निर्लिप्तता से वह कुछ चौंकी। अपना कंघी वाला हाथ रोककर उसने पूछा, भैया के जीतने से तुम खुश नहीं हो भाभी? खुश क्यों नहीं हो? हाँ, तुम लोगों की तरह रोमांचित, पुलकित, उच्छ्वासित वगैरह नहीं हो, वह मेरा स्वभाव ही नहीं। स्वभाव की बात नहीं है भाभी, दरअसल तुम्हें एहसास ही नहीं है भैया की जीत इस घर के लिए क्या है। तुमने कभी सालों तक अनिर्वेद सत्ता का सुख नहीं भोगा। तुम नहीं जानती कि इसका नशा क्या होता है, इसकी कैसी आदत पड़ जाती है, और जब वह सत्ता एकाएक छीन जाती है, उस सार्वभौम साम्राज्य का एकाएक अवसान हो जाता है, तो मनुष्य पर कटे पक्षी सा निरीह, असहाय और पंगु हो जाता है। जिसने इस यंत्रणा को झेला है वही जानता है। उसके स्वर का गीलापन मुझे छू गया। पलट कर देखा, उसकी आंखों से अविरल धार बह रही थी। सुनीता, अब क्यों रो रही हो पगली? आज तो हंसने का दिन है। मैंने उसकी ठोड़ी छूकर कहा तो वह एकदम मुझसे लिपट गई और भरभरा कर रो पड़ी। मैं मुख विस्मित उसके सिर पर, गालों पर हाथ फेरती रही। जी भर के रो लेने दो, वह कुछ प्रकृतिस्थ हुई। शांत स्वर में बोली, तुम्हें तैयार करने का तो बहाना था भाभी। दरअसल तुमसे मिले बिना जाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए चली आई। लेकिन जा कहाँ रही हो? वहीं
जहाँ सब लड़कियाँ जाती हैं। अपनी ससुराल ऐसे क्यों देख रही हो? अपने घर नहीं जाऊंगी क्या? हमेशा यहीं पड़ी रहूंगी? शब्द जैसे मेरे मुंह में जम गए थे। 2 बार तो इस घर के लिए दांव पर लग चुकी हूँ। अब थोड़ा सा मुझे अपने लिए भी जी लेने दो। बेचारा भोलानाथ कब तक सब्र करेंगे? मैं चुप। क्यों? बहुत आश्चर्य हो रहा है। नहीं सुनीता, बहुत दुख हो रहा है। तुमने मेरा इतना भी विश्वास न किया। विश्वास न होता तो आज भी न कहती। इतने दिनों तक इसलिए भुलावे में रखा कि कोई पूछ भी ले तो तुम कुछ बता ना सको। झूठ बोलना सबके बस की बात नहीं है भाभी। तुम बोलने की कह रही हो, मैं तो झूठ जी रही हूँ सुनीता, और कितनी खूबसूरती से जी रही हूँ। तुम देख ही रही हो। यही तो तुम्हारे संस्कार है भाभी। इन्हीं के लिए तो चाचा जी तुम्हें इस घर में लाए थे। भैया को सन्मार्ग पर लाने की यह अंतिम कोशिश थी। युवा नेता के जय जयकार से आकाश को गूंजता हुआ जुलूस मंथर गति से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे वर्दीधारी बैंड था। उसके पीछे जय घोष करते हुए इनके सिपाही थे। उनके पीछे भांगड़ा नाचता हुआ कॉलेज के छात्र छात्राओं का दल था। जुलूस के ठीक मध्य में दुल्हन की तरह सजी हुई जीप थी, जिस पर हमारी राम सीता की जोड़ी विराजमान थी। पीछे एक खुली कार में माँ जी छोटी दीदी के साथ बैठी हुई थी। यह विजय जुलूस दरअसल माँ जी का ही था। विजय उनकी हुई थी। हमारा तो सिर्फ जुलूस निकल रहा था। पिछले 6 महीने में जिन लोगों ने माँ जी की अवज्ञा की थी, आज यह जय घोष सुनकर उनके दिल दहल गए होंगे। माँ जी की कार के पीछे भीड़ का एक रेला था। बेशुमार लोग थे। आगे पीछे, अगल बगल, नीचे दुकानों में, ऊपर छज्जे पर लोग ही लोग थे। पर इस विशाल जनसमुद्र से बेखबर मेरी आंखें सुर्ख लाल साड़ी में लिपटी उस मनमोहनी आकृति पर ही टिकी थी। अर्जुन की तरह मैं केवल उस हंसमुख चेहरे को ही देख रही थी। भीड़ को मछली की तरह चीरती हुई कभी वह नाचने वालों के गोल में पहुंचकर थोड़ा सा थिरक लेती, कभी उन पर पैसे वार कर बैंड मास्टर को पकड़ा देती, कभी हिरनी की सी चपलता से जीप पर चढ़ जाती और मुट्ठी भर गुलाल या अंजुरी भर फूल हम पर बरसा देती। खुशी से दमकता उसका चेहरा देखकर प्यार भी आ रहा था, ईर्ष्या भी हो रही थी। उसकी खुशी का राज मुझ तक ही सीमित था। फिर भी मन आशंका में डूबने उतारने लगता। जीत का यह जश्न रात भर चलेगा, सुनीता ने कहा था, इसलिए तो मैंने यह मुहूर्त चुना है। इन लोगों की खुमारी टूटेगी तब तक मैं बहुत दूर पहुंच जाऊंगी। राजशेखर जी की ही चिंता है, प्रतिशोध की आग कहीं। लेकिन मुझे राजशेखर की जरा भी चिंता नहीं है। पिछले दिनों में उन्हें जितना जाना है उससे कह सकती हूँ कि वे सुनीता की मजबूरियों को समझेंगे। कम से कम बहन के अपराध का दंड भाई को न देंगे। पर मेरी बगल में बैठा हुआ यह आदमी क्रोध के क्षणों में क्या आदमी रह पाता है? क्या इसके पास हृदय नाम की कोई चीज है? क्या यह सुनीता को क्षमा कर सकेगा? आशंका से मेरा मन सिहर उठा। सुनीता ने मुझे आश्वस्त किया है, भाभी, भैया मेरा अनिष्ट कभी नहीं करेंगे। इतने समझदार तो वे हैं, जानते हैं कि मेरा मुंह अगर खुल गया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। फिर भी क्या इस बात पर निश्चिंत हुआ जा सकता है? एक मुट्ठी भर गुलाल फिर से हम लोगों पर उछाल कर वह भीड़ में खो गई थी। इस बार उसकी आंखों में एक निराली चमक थी। कहीं यह विदा का संकेत तो नहीं? बैंड पर इस समय पल्लो लटके बज रहा था। लड़के लड़कियां भांगड़ा छोड़कर घूमर नाचने लगे थे। मैंने बड़े यत्न से अपनी आंखों को नृत्य पर टिकाए रखा था, लेकिन मन उचक उचक कर पीछे भीड़ में किसी को खोज रहा था। सुभास्तुते पंथाना। सुनीता, जहाँ रहो सुखी रहो, वहीं से मुझे आशीषती रहना।
कि मेरी यह शोभा यात्रा शुभ यात्रा बने। आमीन। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक ले नमस्कार।